Hello everyone, this is the course of properties of metal. It means that this is a part of the strength of material. हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। वन बाय वन हम सारे टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की अगर हम बात करें सबसे पहला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। दिस इज द फर्स्ट टॉपिक। सेकेंड टॉपिक इज द स्ट्रेस स्ट्रेन। थर्ड आपका जो पार्ट वन बाय वन जो पार्ट आते जाएगा इस तरीके से है। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल पार्ट वन एंड पार्ट टू के फॉर्म में आएंगे। उसके बाद स्ट्रेस स्ट्रेन है। थर्ड आपका शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। मे बी स्ट्रेस स्ट्रेन में एक पार्ट हो या दो पार्ट हो, दैट डिपेंड्स कि जैसे कि प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री इस तरीके से पार्ट टू हो जाएगा या फिर पार्ट थ्री हो जाएगा, तो इस तरीके से आ जाएगा। उस तरह से शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम, थ्योरी ऑफ फेलियर, combined stresses, bending stresses in beam, shear stresses in the beam, torsion, column, spring and pressure vessels। ये कुछ टॉपिक हैं जो आपको इंडिविजुअल टॉपिक टू टॉपिक में कवर करते जाऊंगा, इंक्लूडिंग ऑब्जेक्टिव प्लस कन्वेंशनल। हम दोनों चीजों से कवर करेंगे, ऑब्जेक्टिव भी कवर करेंगे प्लस कन्वेंशनल। ठीक है, ये हमारा मेन कंसर्न है क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर किसी भी एग्जामिनेशन की बात करते हैं, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द एनी एग्जामिनेशंस, जैसे कि कोई भी अगर हम सबसे पहला एग्जाम की बात करते हैं ईएसी, यस दिस इज द कॉमन सब्जेक्ट, गेट कॉमन सब्जेक्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन, एनी स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन, स्टेट सर्विसेज, एनी स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन, दिस इज द कॉमन सब्जेक्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें एसएससी जेई, देखो लेवल ऑफ क्वेश्चंस हर जगह इंक्रीज करते हैं डिक्रीज करते हैं, दैट डिपेंड्स, बट समहाउ आपका क्वेश्चन जो है, समहाउ जो आपका जो क्वेश्चन है थ्योरी वाला पोर्शन है वो सेम रहता है। क्वेश्चन वेरी करेगा, क्वेश्चन जैसे कि गेट के क्वेश्चन अगर आप करते हो तो आपको पता है गेट के क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं, ईएससी क्वेश्चन आसान होते हैं, स्टेट सर्विस के क्वेश्चन और भी आसान होते हैं, एसएससी जेई के क्वेश्चंस और भी आसान होते हैं। तो इस तरीके से आप क्राइटेरिया डिवाइड करते हो, वो हम जो भी, लेकिन थ्योरी तो सबका सेम ही है ना। जैसे अगर हम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की बात करते हो, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल तो हर जगह पे सेम होगा, लेकिन सिर्फ चेंजेस कहां पे हो रहे हैं, सिर्फ चेंजेस क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी कर रहे हैं। गॉट इट। तो इस तरीके से हम सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल डिस्कस करेंगे, उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वहां पे मैं मेंशन कर दूंगा, दीज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फॉर पर्टिकुलर एग्जामिनेशन की आपको गेट के लिए इंपॉर्टेंट है या ईएस के लिए है या फिर स्टेट सर्विसेज के लिए है, और इस इंडिविजुअल हर एक सब्जेक्ट हर एक टॉपिक का जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे या कन्वेंशनल टाइप के क्वेश्चंस होंगे वहां पे मैं मेंशन करते जाऊं कौन से किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दिस इज ऑल अबाउट। इसके बाद अगर हम बात करें कि हमारा जो तरीका क्या होगा, सब हर जगह टॉपिक बाय टॉपिक कवर करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा, सबसे फर्स्ट टॉपिक, वी आर जस्ट स्टार्टिंग विद द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल? प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में क्या होता है सॉरी, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं या मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपको थर्ड सेमेस्टर में सबसे पहला टॉपिक यही पढ़ाया गया था, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में यह आता है कि वाई माइल्ड स्टील इज, जो देखो मैक्सिमम जगह आपको क्या, अगर आप सिविल के स्टूडेंट हैं तो आपको क्या मिलता है माइल्ड स्टील, जैसे कि सरिया जिसे कहते हैं तो माइल्ड स्टील 250 बार हो गया, 415 हो गया, फिर 5, तो वो हम डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया डिवाइड होता है, हम आगे डिस्कस करें क्या कार्बन कंटेंट क्या है क्या नहीं है, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग कि जो मेटल के जो प्रॉपर्टी होंगे दिस इज कॉमन, मतलब कहने का मतलब जो प्रॉपर्टीज, अब बाकी प्रॉपर्टीज वेरी करते हैं कि उसका डक्टाइल स्ट्रेंथ क्या, डक्टाइल डक्टिलिटी क्या है, उसका ब्रिटलनेस क्या है, उसका हार्डनेस क्या है, टफनेस क्या है, इलास्टिसिटी क्या, दैट डिपेंड्स ऑन द मेटल टू मेटल, दैट वेरी अपॉन द मेटल टू मेटल। बट समहाउ जो हम डिस्कशन करेंगे जैसे कि सेम ही प्रॉपर्टी सब जो चेक कि आपका डक्टिलिटी क्या होता है, मिलेबिलिटी क्या होता है, उसका इलास्टिसिटी क्या होता है, दीज आर द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी। तो एग्जामिनेशन में डायरेक्टली इससे क्वेश्चंस आते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल से किसी भी एग्जामिनेशन में उठाकर देख लोगे प्रीवियसली रिकॉर्ड, तो आपको एक से दो क्वेश्चन हमेशा मिलता है, कम से कम एक क्वेश्चन तो होता है, तो दो क्वेश्चन भी हो जाते हैं। तो सबसे पहला सवाल इसमें यह आता है कि व्हाई माइल्ड स्टील इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन द सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि इट्स वेरी सिंपल, व्हाई माइल्ड स्टील,
ठीक है, आप माइल्ड स्टील की बात करते हैं तो वाई माइल्ड स्टील इज मोस्ट कॉमनली यूज इन सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स। सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स। तो इट्स वेरी सिंपल आंसर, इसके कुछ इंपॉर्टेंट और काफी सिंपल आंसर है जिनको आप ध्यान से देख सकते हैं। क्या कहला रहा है पहला कि देखिए, बिकॉज माइल्ड स्टील हैविंग द हाई डक्टिलिटी, क्या होता है हाई डक्टाइल मटेरियल। डक्टिलिटी क्या होता है वही बताते हैं, हाई डक्टिलिटी। तो हाई डक्टिलिटी का मतलब यह होता है कि दैट इज एबिलिटी टू डिफॉर्म बिफोर फ्रैक्चर। टूटने से पहले, फेलियर से पहले वो क्या होता है डिफॉर्म होता है। जैसे कि अगर हम वायर की बात करते हैं, डक्टाइल मटेरियल वो मटेरियल होता है जिसको हम थीन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, थीन वायर में कन्वर्ट, दैट इज द डक्टाइल मटेरियल। तो माइल्ड स्टील इज वेरी हाई डक्टिलिटी एंड दैट इज द एबिलिटी टू डिफॉर्म बिफोर फ्रैक्चर। क्या लिख सकते हैं, एबिलिटी टू डिफॉर्म बिफोर फ्रैक्चर, बिफोर फ्रैक्चर। सो अब सवाल ये होता है कि जैसे कि अगर हम आरसीसी स्ट्रक्चर में बात करते हैं, आप सिविल के हैं तो आरसीसी स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो माइल्ड स्टील का अगर हम यूज करते हैं, जैसे किसी भी बीम की बात करें या कॉलम की बात करते हैं, तो अगर वो फेलियर होता है बीम, अगर वो बीम फेल होता है, तो अगर उसमें स्टील है तो पहले वो डिफॉर्म होगा, यानी कि पहले वो वार्निंग देगा फेल होने से पहले। आरसीसी स्ट्रक्चर में अगर स्टील फेल होता है तो फेलियर से पहले वो वार्निंग देगा, उसके बाद फेलियर होगा। तो इट गिव्स इनिशियल वार्निंग बिफोर कोलैप्स इन आरसीसी स्ट्रक्चर। तो एक पॉइंट लिख लेते हैं, इट गिव्स इनिशियल वार्निंग बिफोर कोलैप्स in RCC structure। इन आरसीसी स्ट्रक्चर, ओके, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड क्या कहलाता है, सेकेंड का जो हमारा मेन फंक्शन है वाई, पहला तो डक्टिलिटी हाई डक्टाइल होता है, दूसरा ये होता है कि दिस इज इक्वली स्ट्रॉन्ग इन टेंशन एंड कंप्रेशन, इक्वली स्ट्रॉन्ग इन टेंशन एंड compression। दिस इज द सेकेंड पॉइंट। तो जब इक्वली स्ट्रॉन्ग इन टेंशन एंड compression, इट मीन्स व्हाट कि ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ऑफ अ स्टील, इट इज सुटेबल फॉर डायनेमिक लोडिंग, स्टैटिक लोडिंग बोथ। यानी कह सकते हो कि लाइव लोड के लिए भी ये सुटेबल होता है और डायनेमिक लोड के लिए भी सुटेबल होता है। तो एक पॉइंट लिख लेते हैं, सुटेबल फॉर डायनेमिक लोड एंड लाइव लोड, डायनेमिक फॉर सुटेबल फॉर डायनेमिक लोड एंड लाइव लोड। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, थर्ड पॉइंट क्या कहलाता है, थर्ड पॉइंट ये होता है कि इक्वल यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी कि ई, आगे डिस्कस करेंगे कि ई क्या होता है। तो इक्वल यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इन टेंशन, टी फॉर टेंशन, कहीं कहीं पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं टी और सी, तो उस चीज पे ध्यान रखिएगा, एंड कंप्रेशन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहलाता है, ये आपको इक्वल यंग्स मॉडुलस, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ कोफिशिएंट, यानी कि अल्फा वैल्यू की बात करेंगे कि थर्मल एक्सपेंशन ऑफ कोफिशिएंट अल्फा इज इक्वल्स टू द कॉन्क्रीट, यानी कि अल्फा ऑफ स्टील इज इक्वल्स टू अल्फा ऑफ कॉन्क्रीट
is equals to how much? This is very important data, 12 into 10⁻⁶ per degree C. अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? थर्मल एक्सपेंशन ऑफ कोफिशिएंट. अल्फा इक्वल्स टू थर्मल कोफिशिएंट. आगे डिस्कस करेंगे कि क्या होता है अल्फा के केस में, सिग्मा क्या होता है, डेल्टा क्या होता है. दिस हम जैसे कि छोटा सा इक्वेशंस लिख देता हूँ. सिग्मा इक्वल्स टू होता है ई अल्फा टी और डेल्टा इक्वल्स टू होता है एल अल्फा टी. आगे डिस्कस करेंगे इन चीज़ों को. ठीक है, अभी बस इतना जान लीजिए आप कि ये टर्म्स होते हैं. गॉट इट? सो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हमारा क्या कहलाता है? नेक्स्ट हमारा ये कहलाता है कि दिस इज इट प्रिवेंट ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड. व्हाट डू यू मीन बाय द ब्रेकिंग बॉन्ड? ड्यू टू द थर्मल चेंज एंड अवॉइड्स द टेम्परेचर स्ट्रेस डेवलपमेंट. कहने का मतलब ये होता है कि दोनों का, अगर कंक्रीट का और स्टील का थर्मल एक्सपेंशन अगर बराबर होगा, थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट जो, तो दोनों सेम एक्सपैंड होगा, सेम कॉन्ट्रैक्ट होगी, थर्मल कोएफिशिएंट दोनों का बराबर है. तो यहां पे एक फायदा होता है, ठीक है, दोनों का बराबर होने का. इसलिए हम मोस्टली क्या यूज करते हैं? माइल्ड स्टील इन द आरसीसी वर्क, यानी कि रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट वर्क. जो घर बनाते हैं उस घरों में हम माइल्ड स्टील का इस्तेमाल करते हैं. इट कैन बी, अगर माइल्ड स्टील की बात करें कि उसको आसानी से वेल्ड कर सकते हैं, ज्वाइंट कर सकते हैं एंड ऑल्सो रिसाइकल भी कर सकते हैं. तो एक पॉइंट ये भी लिख लेते हैं, इट कैन बी वेल्डेड, jointed and recycled. और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आसानी से अवेलेबल है और सस्ता होता है. ठीक है, लिखते जाइए साथ साथ. इट इज easily available, it is easily available and cheaper. एज कम्पेयर टू द अदर मेथड, बिकॉज आप कभी भी किसी भी रेस्पेक्ट की बात करो, किसी भी चीज की बात करो, तो कहीं ना किसी चीज से कंपेयर करोगे. तो वी आर जस्ट कंपेयरिंग विद द अदर मेटल्स. इट इज इजिली अवेलेबल एंड चीपर एज कंपेयर टू अदर मेटल्स. देखिए यहां पे ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गया कि अगर हम माइल्ड स्टील की बात करते हैं तो व्हाई माइल्ड स्टील आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन द सिविल इंजीनियरिंग वर्क. तो इसके पीछे आपको जितने भी पॉइंट्स बताए कि दिस इज इक्वली स्ट्रॉन्ग इन टेंशन एंड कॉम्प्रेशन, हाई डक्टिलिटी होता है, यंग्स मॉडुलस दोनों में टेंशन और कॉम्प्रेशन में सेम होते हैं. अल्फा स्टील और अल्फा कॉन्क्रीट का वैल्यू 12 इंटू 10⁻⁶ पर डिग्री सी होता है. आसानी से इसको वेल्डिंग किया जा सकता है, ज्वाइंट किया जा सकता है और रिसाइकिल किया जा सकता है. जैसे कि आपने देखा होगा कि सरिया को वेल्ड करते जाते हैं वन बाय वन. तो वही चीज है, यूज नहीं है, मान लिया कि अगर उसका वेस्ट है तो उस वेस्ट को हम रिसाइकल करके दोबारा से उसको यूज कर लेते हैं. सस्ता होता है और आसानी से मार्केट में अवेलेबल है एज कंपेयर टू द अदर मेटल्स. अब नेक्स्ट हमारे पास टर्म आता है कि अगर आपके पास माइल्ड स्टील है तो माइल्ड स्टील में टेस्ट करते हैं. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो वी आर डिस्कसिंग हियर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. हमारे एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट है हमें वो डिस्कस करना है. तो एग्जामिनेशन में आपसे ये सवाल पूछा जाता है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर द माइल्ड स्टील एंड उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. तो बिफोर स्टार्टिंग द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम वी विल जस्ट डिस्कस सम ऑफ द टेस्ट कि वेयर वी विल अप्लाई द टेस्ट. हम कहां पे टेस्ट को परफॉर्म करें, वी विल परफॉर्म द टेस्ट. तो कहां पे परफॉर्म टेस्ट को परफॉर्म करेंगे और उस टेस्ट को परफॉर्म करने के बाद जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनेगा वो किस तरीके का बनेगा. क्योंकि जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हो जाते हैं वो दो तरीके से होते हैं. एक हमारा इंजीनियरिंग स्ट्रेस हो जाता है जिसको नॉमिनल स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बोलते हैं. दूसरा जो होता है हमारा सेकंड वाला वो एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कहते हैं, उसको हम ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम भी बोलते हैं. तो आगे आते हैं सबसे पहले कि टेंशन टेस्ट इन द माइल्ड स्टील. तो कहां पे अब टेंशन टेस्ट करते हैं हम?
टेंशन टेस्ट इन माइल्ड स्टील। ठीक है, देखिए ठीक है, तो ये कोई आपका सर्कुलर हमने रॉड लिया जिसका हमें टेस्ट करना है, कहाँ पे, यूटीएम पे, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन कहलाता है, यूटीएम पे हमें टेस्ट करना है। तो दिस इज द माइल्ड स्टील। ठीक है, तो ऊपर से पी किलोन्यूटन का लोड लगाया, नीचे भी इसी डायरेक्शन में पी किलोन्यूटन का लोड लगाया। तो अब सवाल ये है कि जो लेंथ और डायमीटर जो होगा वो कितना होगा, जो लेंथ और डायमीटर होगा वो कितना होगा, और गेज लेंथ किसे बोलते हैं, गेज डाया किसे बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो इसका जो डायमीटर है, सपोज दैट कि दिस इज द डायमीटर, वी विल टेक एज अ डी नॉट, यहां से यहां तक को हम लेंगे एल नॉट, एल नॉट। ठीक है, तो एल नॉट क्या कहलाएगा, एल नॉट इक्वल्स टू होगा गेज लेंथ, क्या हो जाएगा, गेज लेंथ। और डी नॉट क्या हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा गेज डाया। ठीक है, गॉट इट। तो अब सवाल ये है कि ये गेज लेंथ आ गया, दूसरा आपका गेज डाया आ गया, तो इन चीजों को कैसे, जो यहां से हम एक सेक्शंस कट कर देते हैं, शायद ये दिख नहीं रहा आपको, कलर चेंज कर देते हैं, ये दिख रहा है आपको, जैसे सेक्शन 1 1 और सेक्शन 2 2, क्योंकि होल्ड भी तो करना होगा, ये 1 1, ये आपका 2 2, तो इसको हम कुछ सेट कर देते हैं इस कलर से, क्योंकि जॉ जो आपका जहां पे भी होगा तो जॉ में फिक्स तो करेंगे ना हम इसको। तो ये डी नॉट आपका डायमीटर हो गया और एल नॉट आपका लेंथ हो गया, यानी कि गेज लेंथ और गेज डाया। तो अब सवाल ये है कि इस टेस्ट को जो टेंशन टेस्ट की बात करेंगे, हम इसको कहां पे परफॉर्म करेंगे। इस टेस्ट को हम परफॉर्म करेंगे यूटीएम में, कहां पे, यूटीएम। यूटीएम इज कॉल्ड द यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, और वहां पे हम जो अप्लाई करेंगे वो ग्रेजुअल लोड अप्लाई करेंगे, यानी कि लोड हम ग्रेजुअली अप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं कि वहां पे हम डायनेमिक लोड अप्लाई करेंगे, वहां पे हम लोड अप्लाई करेंगे। क्या क्या पूछा जाता है, सो ध्यान से सुनिए। दिस टेस्ट इज परफॉर्म्ड इन यूटीएम, यूटीएम का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, शायद आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी किया होगा, जो आपका लैब होता है उस लैब में किया होगा, वर्कशॉप वाली जो लैब होती है उसमें अपने फर्स्ट सेमेस्टर में यूटीएम का यूज करके टेस्ट करते हैं, या फिर सिविल इंजीनियरिंग में थर्ड सेमेस्टर में सोम की क्लासेस हुई होंगी तो सोम के लैब में आपने किया होगा। मैकेनिकल में भी करना है ये, मैकेनिकल वालों को भी, तो सिविल और मैकेनिकल के लिए कॉमन टॉपिक है ये। तो दिस टेस्ट, एक लाइन लिखते हैं सबसे पहले कि दिस टेस्ट इज परफॉर्म इन यूटीएम, कहां पे परफॉर्म करते हैं, परफॉर्म इन यूटीएम, दैट इज द यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। ठीक है, अब सवाल यह है कि यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन का दिस टेस्ट इज परफॉर्म, सेकंड पॉइंट क्या हमें लिखना, ग्रेजुअल लोड अप्लाई करते हैं, फिर आते हैं ऊपर दिस टेस्ट। एक एक चीज को समझते जाइए, अगर कहीं पे कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अंडर टेलीग्राम चैनल है, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब सवाल ये है कि अब आपसे तो बोल दिया गया कि यूटीएम में हम टेस्ट करते हैं, तो क्या यूटीएम में सिर्फ टेंशन टेस्ट करते हैं, नहीं,
यूटीएम एक ऐसा मशीन है जहां पे हम टेंशन टेस्ट भी करते हैं, कंप्रेशन टेस्ट भी करते हैं और शियर टेस्ट भी करते हैं। क्लियर हो गया चीजें? यूटीएम में, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में, हम टेंशन टेस्ट भी करेंगे, कंप्रेशन टेस्ट भी करेंगे और शियर टेस्ट भी करेंगे। तो जो ये स्पेसिमन लिया गया है, जो ये सिलेंड्रिकल स्पेसिमन लिया गया है, वो लेंथ बाय डाया का रेशियो क्या हो जाएगा, यानी गेज लेंथ बाय गेज डाया का रेशियो जो होता है वो 4 होता है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट टर्म, जो टेस्ट स्पेसिमन होगा, जो टेस्टिंग स्पेसिमन होगा, दैट इज द सॉलिड सिलेंड्रिकल बार एंड द रेशियो ऑफ लेंथ टू डाया, यानी गेज लेंथ टू गेज डाया इज इक्वल्स टू 4। कितना हो जाएगा? 4। अब जब इसको टेस्ट करते हैं तो टेस्ट करते टाइम हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाते हैं। एक्स एक्सिस पे हम स्ट्रेस को रखते हैं और सॉरी, एक्स एक्सिस पे हम स्ट्रेन को रखते हैं और वाई एक्सिस पे हम स्ट्रेस को रखते हैं। ध्यान सुनिएगा, वाई एक्सिस पे हम स्ट्रेस को रखते हैं और एक्स एक्सिस पे हम स्ट्रेन को रखते हैं। तो हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाते हैं। जब स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाएंगे तो हमें दो तरीके का कर्व मिलेगा। पहला जो कर्व होगा वो इंजीनियरिंग कर्व होगा और दूसरा जो कर्व होगा वो एक्चुअल कर्व होता है। तो हमें तो पढ़ना है इंजीनियरिंग कर्व, बी ऑब्वियस है। तो कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं कि दिस टेस्ट इज परफॉर्म अंडर द ग्रेजुअली अप्लाइड लोड एंड द नेक्स्ट पॉइंट, यूटीएम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन कैन बी परफॉर्म या कैन बी यूज्ड, ज्यादा बेटर है, कैन बी यूज्ड to conduct tension, compression and shear test. Got it? And shear test. Next point कि the testing specimen, जो भी आपको बताया, the testing specimen is solid cylindrical bar, solid cylindrical bar of gauge length to gauge dia is equals to how? कितना हो जाएगा? 4। गॉट इट? क्लियर हो गया? तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हो, चाहो तो यहां पे इस तरीके से एक छोटा सा टर्म में लिख सकते हैं, याद रखने के लिए ज्यादा बेटर है कि गेज लेंथ बाय गेज डाया इज इक्वल्स टू, सपोज दैट 2 इंच बाय 0.5 इंच, तो कितना हो जाएगा? ये 4। समझ में आ गया? लेंथ जो हमारा 2 इंच हो गया और डायमीटर जो हमारा 0.5 इंच होगा, दैट इज इक्वल्स टू 4। तो इस तरीके से भी याद रखना आपको। सो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट कि द लोडिंग इफेक्ट, अगर हम लोड अप्लाई कर रहे हैं तो लोडिंग इफेक्ट रिजल्टिंग इन द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, the loading effect resulting in stress strain curve are as follows, या फिर ये ऐसे लिख सकते हो कि the loading effect resulting in the stress strain curve in two types in two types। तो टाइप 1 एंड टाइप 2 आपको अभी एक्सप्लेन किया था कि टाइप 1 क्या कहलाएगा और टाइप 2 क्या कहलाएगा। फर्स्ट टाइप इज द इंजीनियरिंग कर्व स्लैश नॉमिनल कर्व। अब सवाल है कि स्ट्रेस स्ट्रेन क्या होता है, क्योंकि अब स्ट्रेस बताते हैं उसके बाद फिर स्ट्रेन बताते हैं, ठीक है। और सेकेंड वन एक्चुअल, एक्चुअल कर्व, वो क्या कहलाएगा? ट्रू कर्व। तो
ये दोनों के दोनों हम डायग्राम अभी देखेंगे, दोनों का दोनों कर्व देखेंगे किस तरीके से कर्व प्लॉट होते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग द कर्व वी विल जस्ट डिस्कस द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, दैट्स इट। हम ज्यादा पूरा डिटेल्स में नहीं देखेंगे चीजों का भी, क्योंकि पूरा का पूरा स्ट्रेस स्ट्रेन चैप्टर जो है वो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल कंप्लीट करने के बाद मैं यहां पे आपको इसलिए स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में बता दे रहा हूं, क्योंकि अभी हम डिस्कस जब करेंगे आपको कर्व, माइल्ड स्टील का जो कर्व देखेंगे तो वो स्ट्रेस और स्ट्रेन पे ही प्लॉट होता है। तो जब स्ट्रेस स्ट्रेन पे प्लॉट हो तो जानना तो पड़ेगा ना कि स्ट्रेस स्ट्रेन क्या होता है। तो फर्स्ट पॉइंट इज द स्ट्रेस। क्या होता है सबसे पहला? स्ट्रेस। तो स्ट्रेस क्या कहलाएगा? लेट्स सी। देखिए, एक छोटा सा डेफिनेशन लिख लेते हैं स्ट्रेस के लिए कि स्ट्रेस इज अ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ मेटल ऑफर्ड अगेंस्ट लोडिंग और डिफॉर्मेशन। एज यू नो वेरी वेल कि अगर आपको पता है कि स्ट्रेस का जो यूनिट होता है दैट इज द न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, यानी न्यूटन पर एमएम स्क्वायर का मतलब क्या होगा? लोड अपॉन एरिया, लोड अपॉन एरिया। सो प्रेशर का अगर हम देखें, प्रेशर का भी अगर हम यूनिट देखें तो दैट इज ऑल्सो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, यानी एमपीए। तो स्ट्रेस अगर डिफरेंस बताएं कि स्ट्रेस और प्रेशर में क्या डिफरेंस है। स्ट्रेस इज इंटरनल रेजिस्टेंस, internal resistance of metal offered against loading और डिफॉर्मेशन। और डिफॉर्मेशंस क्या होता है? इट इज एक्सप्रेस्ड एज न्यूटन पर एमएम स्क्वायर और एमपीए और जीपीए, ये भी सारे चीज टर्म्स हो सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा? लोड अपॉन एरिया, ठीक है। तो तो अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर इज एन द एक्सटर्नल क्वांटिटी, और जो स्ट्रेस जो हो गया वो क्या हो जाएगा? इंटरनल रेजिस्टेंस। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? प्रेशर इज एन एक्सटर्नल क्वांटिटी विच इज डिफाइंड एज द एक्सटर्नल लोड डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया। तो आपको हमें प्रेशर अभी नहीं देखना, बस ध्यान से सुनिए चीजों को। स्ट्रेसेस की बात करेंगे जब आपसे कभी भी ऑब्जेक्टिव में या फिर आपके इंटरव्यू के टाइम पे अगर आपसे ये पूछा जाता है कि भैया ये बताओ, बेटा ये बताओ कि स्ट्रेस और प्रेशर में क्या डिफरेंस है। तो स्ट्रेस और प्रेशर में ये डिफरेंस है क्योंकि दोनों का तो यूनिट सेम ही है। एज यू नो, आप तो बोलेगे न्यूटन पर एमएम स्क्वायर इसका भी होता है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर इसका भी होता है, स्ट्रेस का भी और प्रेशर का भी। तो स्ट्रेस जो होगा वो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, लेकिन अगर हम प्रेशर की बात करेंगे तो दैट इज द एक्सटर्नल क्वांटिटी, ठीक है। यानी कि एक्सटर्नल लोड की बात करेंगे, एक्सटर्नल लोड डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया, एक्सटर्नल लोड डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड द प्रेशर। और स्ट्रेस तो आपको पता, दोनों के लिए यूनिट सेम, न्यूटन पर एम स्क्वायर एमपीए। ओके, अब सवाल ये है, अब जो नेक्स्ट हमारा सवाल ये है कि जो इंजीनियरिंग स्ट्रेस और नॉमिनल स्ट्रेस क्या होता है। इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्लैश नॉमिनल स्ट्रेस क्या होता है? तो वी विल जस्ट टेक इट एज द सिग्मा नॉट इज इक्वल्स टू पी बाई ए नॉट। ओके, और एक्चुअल क्या हो जाएगा? एक्चुअल स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेस। तो सिग्मा ए इज इक्वल्स टू
P बाई ए सफिक्स ए, सारे सफिक्स में है। तो ए नॉट इज द एरिया ऑफ गेज सेक्शन बिफोर लोडिंग, दिस इज कॉल्ड द ओरिजिनल एरिया। और ए क्या हो जाएगा, दैट इज आफ्टर लोडिंग। तो एक छोटा सा पॉइंट लिख लेते हैं नीचे कि वेयर ए नॉट is area of gauge section before loading, ठीक है ना। it is called original area, called original area. I think so this is clear. सेकेंड वन क्या कहलाता है, तो ओरिजिनल एरिया इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, ओरिजिनल एरिया को आप इस तरीके से लिखते हैं ए नॉट इज इक्वल्स टू पाई डी नॉट स्क्वायर बाई 4। अब उसी तरीके से हम ए को डिफाइन करेंगे, ए सफिक्स ए बराबर क्या हो जाएगा, ए इज एरिया ऑफ गेज सेक्शन, कब, आफ्टर लोडिंग। आई थिंक सो दिस इज क्लियर, दोनों चीजें आपको क्लियर हो गए होंगे क्या कहला रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक बेसिक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द स्ट्रेसेस, कि स्ट्रेस क्या होता है। दिस इज द ब्रीफली, और ज्यादा कुछ नहीं कर, काफी कुछ पढ़ना है स्ट्रेस में, कि डायरेक्ट स्ट्रेस क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेसेस क्या, तो अभी हम आगे चीजें देखेंगे, प्रिंसिपल स्ट्रेस, मतलब एक काफी कुछ स्ट्रेस में, क्योंकि मैक्सिमम जगह पे अगर आप यूज करो तो स्ट्रेस एक ऐसा चैप्टर है, स्ट्रेस एक ऐसा चैप्टर, एक टर्म है जिसका यूटिलाइजेशन हर जगह पे होगा, नॉट इवन फॉर द सोम। आप आरसीसी की बात करोगे, स्टील की बात करो, हर एक जगह पे यूज होगा स्ट्रेस, और काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, दैट्स इट। अभी पूरा का पूरा टर्म्स बचा हुआ, पूरा का पूरा चैप्टर बचा हुआ स्ट्रेस का, तो हम आगे देखेंगे। अब आते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड द डायलेटेशन। स्ट्रेन स्लैश डायलेटेशन, क्या हो जाएगा, डायलेटेशन। देखिए तो अब सवाल ये है कि स्ट्रेन क्या कहलाता है और डायलेटेशंस क्या कहलाते हैं। तो एज यू नो वेरी वेल कि इंजीनियरिंग स्ट्रेस, इंजीनियरिंग और नॉमिनल स्ट्रेस पढ़ा, कि इंजीनियरिंग स्ट्रेस को है नॉमिनल स्ट्रेस बोलेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि इंजीनियरिंग स्ट्रेन को ही नॉमिनल स्ट्रेन बोलेंगे। द फर्स्ट वन engineering strain, okay, so just I'm going to write the definition first, then I will start this term ki what is a strain. So change in length, it is the ratio of change in length to original length in the direction of loading. In the direction of loading, that is called the strain. So now we will discuss the directly कि engineer, काफी कुछ पढ़ना तो हम आगे देखेंगे, ऐसा नहीं है। तो अभी बेसिक चीजें आपको बता रहा हूं, इंजीनियरिंग स्ट्रेन क्या हो जाएगा, इंजीनियरिंग स्ट्रेन और नॉमिनल स्ट्रेन। नॉमिनल स्ट्रेन, सो व्हाट विल हैपन विद दिस थिंग, तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू डेल्टा बाय एल नॉट, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू डेल्टा बाय एल नॉट। एंड अगर हम एक्चुअल की बात कर ले, अगर हम बात कर लेते हैं कि एक्चुअल ही क्या होता है, तो सेम टू सेम, जैसे स्ट्रेस में देखा एक्चुअल स्ट्रेन और ट्रू स्ट्रेन, क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन ए इक्वल्स टू डेल्टा बाय एल ए। ओके,
तो एल ए क्या हो सकता है, एल ए बराबर एल नॉट एक्चुअल प्लस माइनस डेल्टा। मे बी किसी डायरेक्शन में वो इंक्रीज कर सकता है तो वो प्लस हो जाएगा, और जिस डायरेक्शन में वो डिक्रीज करेगा वो माइनस हो जाएगा। गॉट इट? आई थिंक दिस पॉइंट्स आर क्लियर कि जिस डायरेक्शन में वो इंक्रीज करेगा वो प्लस हो जाएगा, और जिस डायरेक्शन में डिक्रीज करेगा वहां पे माइनस हो जाएगा। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट टर्म, व्हाट विल बी द नेक्स्ट वन? नेक्स्ट हमारा ये कहलाता है कि अब जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाओगे आप, वो क्या होगा हमारा? जब ऑब्वियस सी बात है कि अगला टर्म जो हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम की बात करेंगे, तो एल ए क्या हो जाएगा आफ्टर द लोडिंग, एल ए आफ्टर द लोडिंग, और एल नॉट बिफोर लोडिंग। एक छोटू सा टर्म लिख ही देते हैं, बेटर होगा कि एल ए, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, आफ्टर लोडिंग, और एल नॉट बिफोर लोडिंग, बिफोर लोडिंग। So we will just draw what? We will just draw sigma naught versus epsilon naught curve. It's called what? It's called engineering curve. Engineering curve. और दूसरा वाला क्या आ जाएगा? सिग्मा ए वर्सेस एप्सिलॉन ए कर्व इज कॉल्ड एक्चुअल कर्व। क्या हो जाएगा? एक्चुअल, या फिर ट्रू कर्व भी लिख सकते हो, दोनों चीज एक ही है। एक्चुअल कर्व एंड ट्रू कर्व ऑलरेडी डिस्कस, कोई बड़ी चीज नहीं है। हमने सारा पॉइंट्स को देख लिया कैसे हमारा क्या कहला है। अब जो आता है कि अगर हम बात करते हैं कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम की बात करते हैं कि इन केस ऑफ डक्टाइल मेटल, इन केस ऑफ डक्टाइल मेटल, बिकॉज माइल्ड स्टील इज अ डक्टाइल मेटल, तो इन केस ऑफ डक्टाइल मेटल नेकिंग फिनोमिना फाउंड। क्या हो जाएगा? नेकिंग फिनोमिना विल बी फाउंड, बट नेकिंग इज नॉट फाउंड इन द ब्रिटल मेटल। जैसे कि अगर हम बात करें कि डक्टाइल मेटल आपका माइल्ड स्टील है, और कंक्रीट की बात कर दे जो कि ब्रिटल मटेरियल है, क्या हम उसको टेंशन टेस्ट करेंगे तो क्या हमारा वहां पे नेकिंग फिनोमिना दिखे? क्या होता है नेकिंग फिनोमिना, हम आगे अभी आएंगे, एक एक चीज को दिखाएंगे कि नेकिंग फिनोमिना कैसा। अगर कभी आपने टेस्ट किया होगा तो आपको पता होगा, नहीं तो मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना। तो एक छोटू सा नोट देके लिख लेते हैं हम यहां पे, नोट में लिख लेते हैं, इन केस ऑफ डक्टाइल मेटल नेकिंग फिनोमिना found, but necking phenomena is not found कहां पे? in brittle metal, brittle metals. I think so this is clear, this each and every point is clear up to this point कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन के कर्व कौन सा बनाएंगे, ये सारी चीजें। जो नेक्स्ट हमारा टर्म्स आएगा दैट इज द इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इन टेंशन फॉर माइल्ड स्टील। द नेक्स्ट हेडिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर सोम, काफी बार इससे काफी क्वेश्चन आए हैं। इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इन टेंशन, ना कि कंप्रेशन की बात करें, इंटेंशन फॉर किसके लिए करेंगे? माइल्ड स्टील, यानी कि एमएस, दिस इज द माइल्ड स्टील। तो हाउ टू प्लॉट दिस कर्व और हाउ टू ड्रॉ दिस कर्व, सो एक एक करके देखते हैं कैसे हम इस कर्व को प्लॉट करेंगे। तो देखिए, एक एक्स एक्सिस है, ये आपका एक वाई एक्सिस है, गॉट इट? वन इज द वन एक्स एक्सिस, अनदर वन इज द वाई एक्सिस। अब इस पे हमने प्लॉट किया
माइल्ड स्टील, कुछ ये दिखेगा, कुछ ऐसा बनेगा, तो ये हमारा इंजीनियरिंग कर्व कहलाएगा। लेकिन अगर हम ट्रू कर्व की बात करेंगे तो ट्रू कर्व कैसा दिखेगा? ट्रू कर्व विल गो थ्रू, किस और कलर से करता हूं, येलो कलर से, ठीक है। एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको प्रिसाइजली बनाना होगा यहाँ पे। देखिए, ठीक है। तो जो ये येलो कलर से जो आपको दिख रहा है, लेकिन एक पॉइंट कॉमन है, वो कॉमन पॉइंट को क्या बताते हैं अभी आपको। सो नाउ वी विल जस्ट डिस्कस दिस पॉइंट कि क्या कहला रहा है आपको, एक्स एक्सिस क्या कहला रहा है, वाई एक्सिस क्या कहला रहा है। तो दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस आपका है, वाई एक्सिस आपका है, ये पॉइंट को हम ओ पॉइंट बोलेंगे। अभी आपको थोड़ा देर पहले बताया था कि वाई एक्सिस पे हम स्ट्रेस लेंगे। स्ट्रेस का मतलब क्या हो गया? सिग्मा। क्या लेंगे हम यहाँ पे? सिग्मा। तो हम यहाँ पे सिग्मा ले लिया। और एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे? एप्सिलॉन, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा? स्ट्रेन, ठीक है। एप्सिलॉन मतलब स्ट्रेन, सिग्मा मतलब स्ट्रेस, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया पीछे, ठीक है ना। अब क्या कहलाता है कि जो येलो कलर से जो कर्व बन रहा है, दिस कर्व इज कॉल्ड द ट्रू कर्व इन टेंशन। ट्रू कर्व इन टेंशन। जो नीचे वाला जो आपका ब्लू कलर से जो कर्व है, इस कर्व को क्या बोलेंगे हम? इंजीनियरिंग कर्व इन टेंशन। टेंशन के लिए सिर्फ टी लिख देते हैं, काम चल जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उस इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान से देखिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जस्ट मेंशनिंग द रेड कलर। देखिए, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी डैश, ए, बी, ध्यान से देखिएगा, सी डैश, यहां पे लेंगे सी डबल डैश, यहां पे लेंगे डी पॉइंट, ऊपर में लेंगे इसको ई पॉइंट, और ये हमारा फ्रैक्चर पॉइंट, ठीक है। दिस इज द फ्रैक्चर पॉइंट। उसी तरीके से अब हमारा ये जो कर्व यहां पे आएगा, ये हमारा ई डैश आ जाएगा। तो आपको तो इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, तो आप इंजीनियरिंग कर्व पढ़ोगे, ठीक है ना। ये आपका एफ डैश आ जाएगा। तो हम येलो वाला कर्व को इग्नोर करते हैं, हम सिर्फ बात करेंगे ब्लू वाले कर्व की बात करेंगे। तो दिस इज द इंजीनियरिंग कर्व फॉर द माइल्ड स्टील, जो इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर द माइल्ड स्टील जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि जो पॉइंट्स हैं, ए पॉइंट को क्या बोलेंगे, बी को क्या बोलेंगे, सी डैश क्या होता है, सी डैश। तो ए पॉइंट इज द प्रोपोर्शनल लिमिट, क्या कहलाता है? ए पॉइंट इज द प्रोपोर्शनल लिमिट। जो हुक्स लॉ की अगर हम बात करते हैं, तो हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू द प्रोपोर्शनल लिमिट। कहां तक? हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू द प्रोपोर्शनल लिमिट। उसके आगे जो बी पॉइंट है, दैट इज इलास्टिक पॉइंट। इलास्टिक पॉइंट का मतलब ये होता है, अगर हमने किसी भी मेटल या किसी भी मटेरियल में लोड अप्लाई किया है, वो अपने ओरिजिन लोड अप्लाई करने के बाद, यानी कि लोड रिमूव करने के बाद, वो अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज, यानी अपने ओरिजिनल पोजीशंस पे आ जाता है, वो हमारा इलास्टिक बॉडी कहलाता है, इलास्टिक पॉइंट कहलाता है। C dash is called the upper yield point, C double dash is called the lower yield point, and यहाँ पे जो पॉइंट है, जैसे कि C dash ये कहला गया आपको, उसके बाद नीचे आपको C double dash कहला गया ये वाला पॉइंट, फिर उसके बाद आपका D पॉइंट ये है, E पॉइंट ये है आपका, एंड F पॉइंट। E पॉइंट इज व्हाट? E पॉइंट इज कॉल्ड द अल्टीमेट पॉइंट एंड F पॉइंट इज कॉल्ड द फ्रैक्चर पॉइंट। आई होप सो दिस इज क्लियर। तो वी विल जस्ट स्टार्ट कि एक छोटा सा हम इसमें स्लोप लेते हैं, जैसे कि dy बाई डी एक्स की बात करेगा, tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? तो ये स्लोप ले सकते हैं हम यहाँ पे, ये आपको dy, ये क्या हो जाएगा? dx।
ये एंगल क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका थीटा एंगल। गॉट इट? दिस एंगल इज द थीटा एंगल, दिस इज द dy by dx। नाउ द पॉइंट इज दिस कि ये c डैश या c डबल डैश पे जो पॉइंट आ रहा है वो कितना परसेंट पे, जो हम यील्ड पॉइंट लेते हैं वो यील्ड पॉइंट कितना परसेंट पे होता है। तो यहाँ पे हमने यील्ड पॉइंट लेना है, तो ये कितना परसेंट पे होता है, इसको हम थोड़ा सा डायग्राम, आपको डॉटेड लाइन में यहाँ पे दिख गया। और ये फ्रैक्चर वाला पॉइंट कितना पे आता है। एक एक चीज को समझना है क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इस पे। तो 0.12%, ठीक है, ये 1.5%। अब सी डबल डैश से लेके डी पॉइंट को बोलते हैं परफेक्टली प्लास्टिक, और यील्ड प्लेटू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यील्ड प्लेटू भी बोलते हैं, परफेक्टली प्लास्टिक भी बोलते हैं, और इसको प्लास्टिक रीजन भी बोलते हैं, प्लास्टिक जोन भी बोलते हैं, जहां पे कोई भी लोड नहीं बढ़ाने के बाद भी परमानेंटली डिफॉर्मेशन आपको दिख रहा है। किसमें? सी डैश से डी पॉइंट के बीच में। ये दो दिख रहा है ना, दोनों पॉइंट, कि सी डबल डैश से लेके डी पॉइंट के बीच में बिना किसी लोड इंक्रीज किए हुए, बिना किसी लोड इंक्रीज के परमानेंट डिफॉर्मेशन हो रहे हैं। अब फ्रैक्चर की बात करें तो फ्रैक्चर इज ऑल अबाउट अप्रोक्सीमेटली 20 to 30%, 20 से 30%। ये आपका स्ट्रेन है और ये आपका स्ट्रेस है। गॉट इट? अब देखिए, अब इसमें जो यील्ड पॉइंट हम कंसीडर करेंगे वो हमारा यील्ड पॉइंट ये होता है, ठीक है। अल्टीमेट पॉइंट आपका ये लेते हैं, अल्टीमेट पॉइंट ई जो आपका है वो अल्टीमेट पॉइंट है। तो ये आपका यील्ड पॉइंट है, तो ये हम यहाँ पे सिग्मा y फॉर द यील्ड और सिग्मा u फॉर द अल्टीमेट पॉइंट। गॉट इट? तो सिग्मा y जो होगा अपर यील्ड पॉइंट और लोअर यील्ड पॉइंट, तो आपका सवाल अब यहां पे होगा कि वाई वी आर कंसिडरिंग द लोअर यील्ड पॉइंट। ठीक है, एक सवाल आपका यह है कि हम लोअर यील्ड पॉइंट ही क्यों कंसिडर करते हैं। तो पहला चीज कि अपर यील्ड पॉइंट से लोअर यील्ड पॉइंट तक आता क्यों है। अब ये ऑब्वियस सी बात है ना कि जो ग्राफ है वो सडन ड्रॉडाउन यहाँ पे दिख रहा है आपको। यहाँ पे जो ग्राफ है वो ऊपर से नीचे आया ऐसे, तो क्यों आया? आना तो नहीं चाहिए था ना, लेकिन यहाँ पे ग्राफ सी डैश से सी डबल डैश पे क्यों सीधा सीधा ऊपर जाना चाहिए? तो इसके पीछे एक छोटा सा रीजन है। रीजन ये है कि जो भी कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो भी मेटल्स में जो कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं वो आपस में स्लिप करते हैं। तो ड्यू टू दिस स्लिपेज कंडीशन सडन ड्रॉडाउन होता है, वो सी डैश से सी डबल डैश तक आ जाता है। जब सी डैश से सी डबल डैश तक आ जाता है उसके बाद हम बिना किसी लोड इंक्रीज किए हुए, बिना किसी लोड इंक्रीज किए हुए क्या कहलाता है? ये परमानेंट डिफॉर्मेशन। दिस विल शो परमानेंट डिफॉर्मेशन। ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है ना, परमानेंट डिफॉर्मेशन बिना किसी लोड। उसके बाद यह डी पॉइंट पे आने के बाद रुक गया, डी पॉइंट पे आने के बाद ये रुक जाता है। इसके बाद फिर से लोड को इंक्रीज करते हो, धीरे 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 ये ऊपर की तरफ जाएगा और एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा, वो हमारा क्या कहलाएगा? अल्टीमेट पॉइंट। ये ई पॉइंट इज कॉल्ड द अल्टीमेट पॉइंट। ई पॉइंट के बाद क्या होगा? वो नीचे धीरे धीरे जब वहां से लोड हम सेम टू सेम रहेगा और आपका डिफॉर्मेशन होता जाएगा, लोडिंग हटते जाएगा, मतलब उसी लोड पे, और ये धीरे 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 यहाँ पे आने के बाद ये क्या हो जाएगा? मतलब फ्रैक्चर यानी कि टूट जाता है। तो ये इसको नेकिंग फिनोमेना बोलते हैं। हार्ड स्ट्रेन हार्डनिंग पॉइंट होता है, स्ट्रेन सॉफ्टनिंग पॉइंट होता है। तो अभी एक एक चीज करके आपको बताता है स्ट्रेन हार्डनिंग जोन कौन सा होता है। तो डी से लेके ई तक, डी से लेके ई तक क्या बोलेंगे हम? स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन या स्ट्रेन हार्डनिंग जोन या फिर स्टिफिंग रीजन, मतलब स्टिफनेस जहां पे बढ़ता है स्टिफनिंग रीजन या स्टिफनिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। और ये जो पॉइंट होगा, ये जो आपको ब्लू कलर से जो दिख रहा है, ये एक ग्रीन कलर से एक ब्लू कलर से, तो जो ब्लू कलर से दिख रहा है, स्काई ब्लू कलर से, दैट इज द स्ट्रेन सॉफ्टनिंग रीजन, और फिर इसको को बोलते हैं नेकिंग फिनोमिना रीजन और नेकिंग रीजन। आई थिंक सो दिस इज क्लियर, दिस इज वेरी क्लियर कि आपको जो ग्रीन कलर से दिख रहा है, दैट ग्रीन कलर इज कॉल्ड स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। ब्लू कलर से जो दिख रहा है स्ट्रेन सॉफ्टनिंग रीजन। और ये जो येलो कलर से दिख रहा है आपको छोटू सा, ये जो येलो कलर वाला जो पोर्शन है वो क्या करता है? परफेक्टली प्लास्टिक रीजन और यील्ड प्लेटू। दिस इज ऑल थिंग इज क्लियर, आई थिंक सो।
सो अब इन्हीं चीजों को एक्सप्लेन करते हैं, इन्हीं चीजों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं, हमारा क्या कहलाता है। तो इस फिगर के अकॉर्डिंग आपको पता चल गया कि जो यील्ड पॉइंट हमारा मिलेगा वो यील्ड पॉइंट 0.12% के आसपास, जहां से स्ट्रेन सॉफ्ट हार्डनिंग स्टार्ट होता है, यानी कि जो यील्ड प्लेटो जहां पे कंप्लीट होता है, दैट पॉइंट इज अप्रोक्सीमेटली 1.5%। फ्रैक्चर पॉइंट जो है वो 20 to 30%। दिस इज ऑल क्लियर, दिस इज ऑल क्लियर। सो अब इस स्लोप की बात कर रहे थे हम छोटा सा, कि स्लोप क्या होता है। तो स्लोप ऑफ ओ ए इज कांस्टेंट, दैट इज tan थीटा, यानी कि dy बाई डी एक्स। तो उससे क्या फाइंड आउट होगा, कुछ तो होगा। अभी पीछे एक टर्म्स बताया था, उसी टर्म्स को कोरिलेट करेंगे हम यहां पे, जहां पे आपको एकदम दिमाग में सब कुछ याद हो जाएगा। स्लोप ऑफ ओ ए, स्लोप ऑफ ओ ए इक्वल्स टू कांस्टेंट इज इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स। इसको क्या बोलेंगे, यंग्स मॉडुलस। गॉट इट, समझ में आ गया अब कि पीछे जो यंग्स मॉडुलस हमने दिखा। अभी और भी यंग्स मॉडुलस के बारे में पढ़ना, अभी इतना से कुछ नहीं है, ये तो अभी छोटा सा एक डेमो है आपके लिए। बस इस डायग्राम पे हमारे तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में हमारे पास एक स्लोप आ रहा था, इसी स्लोप से हम फाइंड आउट कर सकते हैं यंग्स मॉडुलस। अब समझ में आया आपको कि किसी भी मटेरियल के केस में अगर हम प्रोपोर्शनल लिमिट तक जा रहे हैं, तो प्रोपोर्शनल लिमिट तक dy बाई डी एक्स करके हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, उसका यंग्स मॉडुलस, यानी कि tan थीटा के केस में। तो उसका ग्राफ क्या होगा, लीनियरली वेरी करेगा, यानी कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। आप ये ग्राफ लिख सकते हो, आप यहां पे एक ग्राफ छोटू सा बना सकते हो कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये आपको स्ट्रेन हो गया, ये आपको सिग्मा स्ट्रेस हो गया। तो अप टू द प्रोपोर्शनल लिमिट, अप टू द प्रोपोर्शनल लिमिट केस में क्या हो जाएगा, tan थीटा केस में इस चीजों को हम डिफाइन कर सकते हैं। नाउ द एप्स परसेंटेज स्ट्रेन क्या होता है, एक और टर्म्स लिखते हैं, परसेंटेज स्ट्रेन, यानी कि परसेंटेज एप्सिलॉन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इनटू 100। गॉट इट, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इनटू 100। ठीक है ना। सो ये दो चीजें हो गया। अब आइए पॉइंट्स को, जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं उन सारे पॉइंट्स को बता देते हैं कि कौन कौन सा पॉइंट है। जैसे कि यहाँ पे आपको ए है, बी है, सी है, सी डबल डैश है। ठीक है, तो अब इन चारों पॉइंट को एक एक करके लिख लेते हैं, क्या कहलाता है हमारा पॉइंट्स। काफी बड़ा है टॉपिक, समझिए ध्यान से चीजों को। ए, प्रोपोर्शनल लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट ओ ए क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो स्लोप ऑफ ए इक्वल्स टू क्या कहेंगे, स्लोप ऑफ ओ ए या ए ओ एक ही चीज हो गया, इज कॉल्ड, स्लोप ऑफ ओ ए इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस। ठीक है, हुक्स लॉ कहां पे वैलिड होगा, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। हुक्स लॉ इज वैलिड, काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है ये, वैलिड इन द रीजन ओ ए, इन द रीजन ओ ए। सो न जस्ट राइटिंग आ जाए dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू tan थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, E फॉर स्टील इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू, हर जगह पे ये होता है 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। कहीं पे 2.01 होगा, कहीं पे 2.02 होगा। तो दैट इज द E फॉर स्टील इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। एंड थीटा, थीटा इज बिटवीन कितना, 89 टू 90 डिग्री, कितना 80 से 90 डिग्री के बीच में। ए पॉइंट तक सारा डेटा क्लियर कि ओए रीजन क्या कहलाता है, ओए में हुक्स लॉ कहां से कहां तक वैलिड होता है, लीनियरली ये लीनियर होता है। यंग्स मॉडुलस हम ओए के रीजन में कैलकुलेट कर सकते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल्स टू E हो जाएगा हमारा, जिसका वैल्यू माइल्ड स्टील के लिए हम 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर लेते हैं। किसी भी, चाहे माइल्ड स्टील हो
या फिर आपका HVSD बार हो, CTD बार हो, किसी भी तरीके का बार हो, हर किसी के केस में जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा स्टील के केस में वो 2 × 10⁵ Nm/mm² हो गए। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट आता है बी। तो B is called the elastic region, B is called the elastic limit, B is called the elastic point, and AB is the linear or non-linear. AB is the non-linear elastic region. Okay, C dash upper yield point, सारे पॉइंट्स बता रखे हैं। तो आइए B पॉइंट की तरफ। B is elastic limit, AB is non-linear elastic region. Non-linear elastic region. C dash is upper yield point, C is lower yield point, slash actual end point, C double dash, C नहीं, C double dash actual end point जो हमें लेना होता है, जो yield point हम कंसिडर करते हैं किसी भी मेटल्स के लिए, किसी भी मटेरियल की बात करते हैं। तो the stress corresponding to the C dash is called yielding stress या yield stress। जो हमारा स्ट्रेस जो आएगा, जो स्ट्रेस corresponding to C double dash is called what? Yield stress। जैसे कि सिग्मा y हमने लिया था, याद है पीछे। अब इसके बाद आ जाइए, यहां तक हमने लिख लिया कि भैया A भी हो गया, B भी हो गया, A भी कंप्लीट कर लिया, B भी हो गया, C भी हो गया और C डैश भी हो गया। नाउ द टर्म इज व्हाट? C डबल डैश टू D। व्हाट इज C डबल डैश टू D? तो C डबल डैश टू D हमारा क्या कहलाता है? C डबल डैश टू D की जो हमारा, तो वो यील्ड प्लेटू कहलाता है, प्लास्टिक रीजन कहलाता है, परफेक्टली प्लास्टिक कहलाता है। गॉट इट? उसके बाद आते हैं नीचे से, सो C डबल डैश से D क्या कहलाएगा? यील्ड प्लेटू। जहां पे बिना कोई लोड अप्लाई किए हुए, परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है। क्या होता है? परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है। गॉट इट? यील्ड प्लेटू, प्लास्टिक रीजन और परफेक्टली प्लास्टिक। अब नेक्स्ट हमारा आता है कि यहीं पे परफेक्टली प्लास्टिक का मतलब क्या होता है कि स्ट्रेन विल इंक्रीजेज एट कांस्टेंट यील्ड स्ट्रेसेस इन प्लास्टिक रीजन। क्या लिखेंगे? स्ट्रेन इंक्रीजेज एट कांस्टेंट सिग्मा y in what? Plastic region. Got it? I think so this is clear. अब सवाल है नेक्स्ट वन, क्या कहलाता है? C डबल डैश से D हो गया, तो अगला क्या हो जाएगा? D पॉइंट से स्टार्ट होगा ना, D। तो D को क्या बोलेंगे? स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन, स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन स्लैश स्टिफनिंग रीजन भी बोलते हैं, स्टिफनिंग रीजन। ओके, फिर उसके बाद आपका D के बाद आपका आता है E पॉइंट, दैट इज द अल्टीमेट पॉइंट। अल्टीमेट के पॉइंट में हमारा सिग्मा U आएगा, तो वहां पे अल्टीमेट स्ट्रेस कहलाएगा। ये बताया था ना आपको ग्राफ पे, अल्टीमेट स्ट्रेस। तो अल्टीमेट स्ट्रेस के केस में जो हमारा आता है उसी को हम बोलते हैं क्या? टेनिसिटी। काफी बार पूछा गया सवाल है टेनिसिटी।
कि टेनिसिटी क्या होता है, टेनिसिटी इज नथिंग दैट इज द अल्टीमेट स्ट्रेसेस, ओके। या फिर इसको और भी लिख सकते हो कि अल्टीमेट टेंजाइल स्ट्रेंथ। देखो जो भी टर्म्स रिलेट करेंगे, मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट होंगे वो सारे के सारे डिस्कस करते जाएंगे। और इसके पीडीएफ के लिए टेंशन नहीं लीजिएगा, पीडीएफ आपको अवेलेबल है बहुत सारी जगहों पे। तो आप नीचे जो टेलीग्राम चैनल है या फिर जो नंबर लिखा हुआ वहाँ पे डायरेक्टली कांटेक्ट करके मैसेज व्हाट्सएप पे कर दिया, टेलीग्राम चैनल में आपको ऐड, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगे इसके। इसके बाद आता है ई एफ। ई के बाद ई कंप्लीट हो गया, ई एफ। ई एफ क्या कहलाता है, स्ट्रेन सॉफ्टनिंग। स्ट्रेन सॉफ्टनिंग रीजन और नेकिंग रीजन। और नेकिंग रीजन। एफ क्या कहलाएगा, फ्रैक्चर पॉइंट। एफ क्या कहलाएगा, फ्रैक्चर पॉइंट। तो स्ट्रेसेस एट एफ इज कॉल्ड रप्चर स्ट्रेस। क्या कहलाएंगे, स्ट्रेसेस एट एफ इज कॉल्ड रप्चर स्ट्रेस। रप्चर स्ट्रेस। तो आई थिंक सो दिस इज द पॉइंट कि ये सारे जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थे वो मैंने आपको बताए। इसके अलावा कुछ वैसे भी टर्म्स हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे कि आपका ए बी सी, 3 पॉइंट आपको दिखा, मतलब ए बी सी, सी डैश और सी डबल डैश एक ही चीज हो गया। यील्ड पॉइंट ही एक अपर यील्ड पॉइंट है, एक लोअर यील्ड पॉइंट है, दोनों को हम कन्वर्ट करके सी लिखते हैं, ठीक है। तो ए बी सी आर क्लोज टू ईच अदर। फिगर पे आइए, A, B, C are very close to each other, यानी yield limit, elastic limit and proportional limit very close to each other, but जो C double dash है is greater than B and it's also greater than A। तो सबसे बड़ा यहाँ पे C double dash, फिर आपका B, उसके बाद A। तो yield limit, elastic limit and proportional limit are nearly same। Okay, so we can just write it that sigma p proportional limit, sigma e yield elastic limit and sigma y for the yield limit, तीनों अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है। तो एक छोटा सा पॉइंट लिख लेते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सी डबल डैश से सी डैश से सी डबल डैश पे नीचे क्यू आता है, फिर जो प्लास्टिक रीजन में कितना परसेंट के बराबर होता है, एंड फ्रैक्चर क्या होता है एट द एंड पॉइंट पे। तो ये सारे पॉइंट्स कुछ कुछ लिखते हैं कि सम फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। In mild steel, A, B, C are close to each other. However, C is greater than B is greater than A. It means yield limit, comma elastic limit and proportional limit are nearly same। क्या होता है, are nearly same। So for the practical purpose, for all practical purpose, sigma p is equals to approximately equals to sigma e is equals to sigma y is equals to yield stress। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो भी हम प्रैक्टिकल पर्पस के लिए जो भी यूज करेंगे, सिग्मा पी, सिग्मा ई और सिग्मा वाई, वो हम सिग्मा वाई ही लेंगे, यील्ड स्ट्रेस ही लेंगे, कोई दूसरा स्ट्रेस नहीं लेने जाएंगे वहां पे। गॉट इट, एक एक चीज, एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। अब इसका मतलब ये हो गया
कि इट मीन्स माइल्ड स्टील इज ए लीनियर इलास्टिक मेटल। इट मीन्स माइल्ड स्टील इज अ लीनियर इलास्टिक मेटल। एक छोटा सा नीचे पॉइंट लिख लेते हैं। इट मीन्स mild steel is a linear elastic metal. लीनियर इलास्टिक मेटल। सो अब सवाल ये है कि वहां पे आपको 0.12% दिखा था और 1.5% दिखा था, 20-40% भी दिखा था। इसका मतलब क्या हो जाता है कि द यील्ड स्ट्रेन एप्सिलॉन वाई इज नियरली इक्वल्स टू इलास्टिक स्ट्रेन is nearly equals to 0.12%. एक पॉइंट लिख लेते हैं यहां पे कि द यील्ड स्ट्रेन एप्सिलॉन वाई दिखा था, याद है, इज नियरली इक्वल्स टू इलास्टिक स्ट्रेन। Yield strain is nearly equals to elastic strain is nearly equals to what? 0.12%. And plastic strain is 10 to 15 times of elastic strain. 10 to 15 times of elastic strain. यानी कौन सा रीजन होगा ये रीजन CD, रीजन जो हो गया वो C डबल डैश से लेके D के बीच में। गॉट इट? अगर हम बात करते हैं कि जो कोई भी डिफॉर्मेशन होता है या फिर फ्रैक्चर होता है, कि जो फेलियर होता है, या फिर कह सकते हो कि एट द एंड फेलियर पॉइंट है एप्सिलॉन एफ, तो जो फेलियर पॉइंट है यानी कि फ्रैक्चर पॉइंट है या फ्रैक्चर स्ट्रेन की बात करें, दैट डिपेंड्स अपॉन द कार्बन परसेंटेज ऑफ द स्टील। With increase in carbon percent, the fracture strain will be reduced। कैसे होता है सो भी बताते हैं आपको। एक एक चीज को ध्यान से देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये। फ्रैक्चर स्ट्रेन क्या हो जाएगा आपको, जहां पे फ्रैक्चर पॉइंट था तो एप्सिलॉन एफ इज द फ्रैक्चर स्ट्रेन। गॉट इट? डिपेंड्स अपॉन परसेंटेज कार्बन in steel with increasing percentage carbon ओके, तो फ्रैक्चर एप्सिलॉन एफ क्या हो जाएगा, डिक्रीजेज। देखिए कैसे होता है। माइल्ड स्टील है, उसका फ्रैक्चर पॉइंट यहां तक है, सपोज दैट कि दिस इज द माइल्ड स्टील, तो उसका फ्रैक्चर पॉइंट एप्सिलॉन एफ आपका यहां पे आ रहा है, दिस इज द एप्सिलॉन एफ के फॉर्म में अगर हम यहां पे लिख ले, एप्सिलॉन एफ आपका यहां पे आ रहा है, दिस इज एप्सिलॉन फ्रैक्चर पॉइंट। लेकिन अगर इसी में कार्बन कंटेंट को अगर हम इंक्रीज करेंगे, तो कार्बन कंटेंट को इंक्रीज करने के बाद ये कुछ फ्रैक्चर पॉइंट इसका यहीं तक आएगा, थोड़ा और कार्बन कंटेंट बढ़ाएंगे तो फ्रैक्चर पॉइंट यहीं तक आएगा। तो आपको दिख रहा है ना कि जैसे जैसे कार्बन कंटेंट बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे फ्रैक्चर पॉइंट जो हमारा रिड्यूस करते जा रहा है। तो वही हमने लिखा है कि फ्रैक्चर स्ट्रेन एप्सिलॉन एफ डिपेंड्स अपॉन द कार्बन कंटेंट, यानी कार्बन परसेंटेज इन द स्टील। With increase the percentage of carbon, fracture will be decrease, यानी कि fracture strain will be decrease।
तो सेकंड लाइन जो ये वाला लाइन है, ये वाला जो लाइन दिख रहा है आपको, इसमें अगर हम कार्बन कंटेंट को इंक्रीज किए तो हमारा ये फ्रैक्चर यहीं पे टूट गया, यहां पे और कार्बन को इंक्रीज किया तो फ्रैक्चर यहीं पे टूट गया। तो मतलब जैसे जैसे कार्बन कंटेंट को इंक्रीज करते जा रहे हैं, फ्रैक्चर क्या होता रहा, फ्रैक्चर स्ट्रेन जो होता हमारा घटते जा रहा है। तो कहने का मतलब यही है कि अगर हम कार्बन कंटेंट इंक्रीज करेंगे माइल्ड स्टील में, अगर हम कार्बन कंटेंट को इंक्रीज करेंगे माइल्ड स्टील में, तो उसका जो फ्रैक्चर पॉइंट है, यानी कि जो उसकी डक्टिलिटी है वो घटेगी, ब्रिटलनेस उसका बढ़ेगा, हार्डनेस उसका बढ़ेगा, स्ट्रेंथ उसका बढ़ेगा। बिकॉज आपको दिख रहा है कि ऊपर तक जा रहा है, यानी कि यील्ड पॉइंट ज्यादा था। तो वो चीज हम आगे भी डिस्कस करेंगे, बस आपको इस पॉइंट को समझाने के लिए था, वो आपको समझ में आ गया यहां से कि फ्रैक्चर स्ट्रेन एप्सिलॉन एफ डिपेंड्स अपॉन द परसेंटेज कार्बन, कार्बन पे परसेंटेज पे डिपेंड करता है, इन परसेंटेज कार्बन इन स्टील विथ इंक्रीज परसेंटेज कार्बन फ्रैक्चर डिक्रीजेज। तो एक कॉमा लगा लीजिए, दैट इज मोर सुटेबल, यहां पे कॉमा लगा देते हैं कि इंक्रीज परसेंटेज कार्बन फ्रैक्चर एप्सिलॉन एफ डिक्रीजेज। गॉट इट? इट मीन्स कि ग्रेटर कार्बन परसेंटेज कैन रिड्यूस द डक्टिलिटी। इट मीन्स ग्रेटर कार्बन परसेंटेज, अब इससे बताता हूं क्वेश्चन क्या कहता है। ग्रेटर कार्बन परसेंटेज कैन रिड्यूस डक्टिलिटी, डक्टिलिटी। सो कुछ तो फायदा होगा। सो हाउएवर, कॉमा यील्ड स्ट्रेंथ यानी कि सिग्मा वाई एंड अल्टीमेट स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ सिग्मा यू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, में इंक्रीजेज, डक्टिलिटी बढ़े, डक्टिलिटी घटेगा, हार्डनेस बढ़ेगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगा उसका, और ब्रिटलनेस बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कि सी डैश से सी डबल डैश पे फॉल क्यों हो रहा था, सी डैश से सी डबल डैश पे फॉल क्यों हो रहा था, द फॉल ऑफ सी डैश टू सी डबल डैश, the fall of C dash to C double dash is due to slipping of carbon atom in molecular structure, in molecular structure. Got it? Of steel. Next point, if the temperature will increase, then yield stress and ultimate stress will decrease. If temperature is increased, then yield stress and ultimate stress decrease. So in case of the mild steel, in mild steel sigma y is approximately equals to 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर, मोस्ट ऑफ द जगह पे आपको यही यूज करना है, एंड अल्टीमेट स्ट्रेस इज इक्वल्स टू 350 न्यूटन पर mm स्क्वायर। गॉट इट? सो अब इस तरीके से आपको एक एक चीज, एक एक पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ पे कि माइल्ड स्टील के केसेस में क्या करते हैं, और इंजीनियरिंग स्ट्रेस क्या था, इंजीनियरिंग स्ट्रेन क्या था एक्चुअल, और अगर इसके बीच में रिलेशन पूछा जाए तो एक छोटू सा रिलेशन लिख सकते हैं आप इसको इस तरीके से कि सिग्मा ए इज इक्वल्स टू सिग्मा नॉट इंटू 1 प्लस माइनस एप्सिलॉन नॉट।
आई थिंक सो कि ये रिलेशंस आपको समझ में आ गए होंगे कि सिग्मा ए क्या है, सिग्मा नॉट क्या है, एप्सिलॉन ए क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है। सो दिस इज ऑल अबाउट द, अगर हम पॉजिटिव होगा तो मतलब टेंशन, अगर निगेटिव है तो मतलब कंप्रेशन। ओके, सो आज के लिए इतना ही। सो अगले क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, इसका पार्ट 2 में, ये पार्ट 1 है, आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे कंप्रेशन कर्व ऑफ द माइल्ड स्टील, पार्ट 2, कंप्रेशन कर्व फॉर द माइल्ड स्टील। तो कंप्रेशन कर्व में हम माइल्ड स्टील के बारे में देखेंगे और उसके साथ कंपेयर करेंगे काफी सारे मेटल्स को। एंड नेक्स्ट पॉइंट जो होगा, कंपेयर विथ डिफरेंट मेटल्स, डिफरेंट मेटल्स। एंड थर्ड वन आपका कंपेयर करेंगे, उसके बाद प्रॉपर्टीज देखेंगे। ये सारे नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस, द नेक्स्ट पार्ट में हम मिलते हैं। और इसके बाद टेलीग्राम चैनल पे अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम के जो लिंक्स हैं वो आपको प्रोवाइड हैं, और जो कॉन्टैक्ट नंबर है, जो ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर है, वो 2 नंबर है, 9810935295। इस पे आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम हो गया या व्हाट्सएप हो गया, एंड ठीक है, दिस इज द नंबर। यहाँ पे आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा ग्रुप का। तो ये सारी चीज़ें पार्ट 2 में अब मिलते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट वी हैव कंप्लीटेड। सो थैंक यू।